गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम व्याकरण का फर्स्ट लेसन भाषा और व्याकरण के बारे में पठन पाठन करेंगे। वैसे तो ये पाठ हमने अपनी 6, 7, 8 क्लास में भी किया है। उसमें भी हमने भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। तो आज फिर से हम इसी लेसन को फिर से रिवाइज करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? बेटा प्राचीन काल में जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, उन्हें भाषा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। वे लोग अपने मन के भाव या विचार जो थे वो लिखकर या बोलकर नहीं प्रकट करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय उन्हें भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था। उस समय वे अपने विचार जो थे संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा दूसरों को अपने विचार प्रकट करते थे। परंतु जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, मनुष्य में ज्ञान की मात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे व्यक्ति को, मनुष्य को जो है भाषा के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता गया। इसलिए आज हम भाषा के बारे में करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन जो है वो भाषा है। मानव जो है वो समाज में रहता है और अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है। इसी कारण मनुष्य ने इतनी प्रगति की है कि यदि भाषा न होती तो ज्ञान का प्रचार और प्रसार भी न होता। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि माँ आज मुझे स्कूल से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। माँ पूछती है क्यों? और बच्चा बोलता है कल मेरे स्कूल के हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन है, इसके लिए स्कूल में कुछ तैयारियां करनी है। तो माँ बोलती है ठीक है। तो अगले दिन माँ अखबार पढ़ते हुए राहुल से बोली, राहुल तुम्हारे स्कूल में कल हस्तकला प्रदर्शनी लगी थी, उसके बारे में आज के अखबार में छपा है। इसमें लिखा है बच्चों ने इस प्रदर्शनी में अनेक तरह की चीज़ें अपने हाथों से बनाकर लगाई थी। इस प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बेटा ये जो आपको एग्जाम्पल दी गई, उदाहरण दी गई है, तो इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, स्कूल से देर से आने की सूचना राहुल ने माँ को कैसे दी? इसका मतलब कि ये है कि उसने मौखिक भाषा में दी या लिखित भाषा में दी। सेकंड है, राहुल की माँ को कैसे पता चला कि आज राहुल स्कूल से देर से आएगा। और थर्ड है, संवाददाता ने हस्तकला प्रदर्शनी की सूचना लोगों तक कैसे पहुंचाई। फोर्थ है, राहुल की माँ को कैसे जानकारी मिली कि हस्तकला प्रदर्शनी में बच्चों ने अनेक तरह की चीज़ें बनाई थी। बेटा ये प्रश्न जो है ये आपने खुद सॉल्व करनी है कि इसमें आपने बताना है कि बच्चों ये जो प्रश्न है इसमें उन्होंने कौन सी भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया है। अगले पेज है कि निम्नलिखित चित्रों को देखिए और नीचे लिखिए कुछ चित्र का क्या समझा रहा है। कि ये चित्र जो है अपनी सड़क के पहले दो चित्र जो है इसमें हमें ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने सड़क के किनारे किसी सार्वजनिक स्थान पर ये चित्र अवश्य देखे होंगे। ये संकेत भाषा में हमें कुछ समझा रहे हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं कि हॉर्न ने पहले में कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए तथा यू टर्न नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन संकेतों से सारी बातें और भाव व्यक्त नहीं हो सकते। अतः सारे भावों और विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। ये वरदान केवल मनुष्य को ही प्राप्त है कि वह भाषा का प्रयोग कर सकता है। संसार के अन्य सभी जीवों को ही एक ही ध्वनि का उच्चारण करना आता है। जैसे चूँ को चूँ चूँ,
कुत्ते को भों भों आदि अर्थात चूहा जो है वो चूं चूं की आवाज़ निकालता है, कुत्ता जो है वो भों भों करता है। मनुष्य ने अपने अनेक ध्वनि संकेतों से भाषा को विकसित कर लिया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है वह भाषा कहलाती है। अब जो है भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। फर्स्ट हमारे पास है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो है भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाला अपनी बात जो है बोल कर समझाता है और श्रोता सुनकर समझता है, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि सौम्य ने अपनी कक्षा में एक पहेली पूछी। क्या पहेली थी? तुम ना बुलाओ मैं आप जाऊंगी, वह भद्दा व किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम ना रह पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ। तो एक ने उसका पहेली का उत्तर देते हुए कहा हवा। तो उसने कहा बिल्कुल रवि, तुम बिल्कुल सही बता रहे हो। इस प्रकार यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि सौम्य ने बोलकर पहेली पूछी और रवि ने उसको सुनकर उत्तर दिया। तो ये जो है भाषा का मौखिक रूप हुआ। तो सेकंड जो है हमारे पास है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसके विचारों को समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि राहुल ने, इसमें विज्ञापन दिया हुआ है कि राहुल ने पेन का एक विज्ञापन तैयार किया। माँ, मैंने पेन का विज्ञापन बनाया, आप पढ़कर इसे बताइए कैसा बना। ये राहुल अपनी माँ से कह रहा है। तो राहुल तुमने, माँ कहती है राहुल तुमने यह विज्ञापन बहुत अच्छा बनाया, इसमें तुकबंदी का अच्छा प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो है राहुल ने लिखकर विज्ञापन बनाया और माँ ने पढ़कर अपने विचार जो हैं वो प्रकट किए। इस प्रकार भाषा का ये लिखित रूप है। भाषा का यह रूप स्थायी होता है। इस रूप में प्रयोग के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो साक्षर और पढ़े लिखे लोग हैं वही इस भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसे भाषा विशेष की ध्वनि चिन्हों की लिपि का ज्ञान आवश्यक है। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है। इसी माध्यम से ज्ञान एक देश से दूसरे देश तक तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। तो इसके बाद है आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि मौखिक भाषा किसे कहती है और लिखित भाषा। कि मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार बोलकर दूसरों पर व्यक्त करता है तो वो मौखिक भाषा हो जाती है। और लिखित भाषा वह भाषा होती है कि जब व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। अब एक प्रश्न उठता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो बेटा भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रभाषा हम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग जो है देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। कि बहुत लोग जो हैं जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और ये जो हिंदी भाषा है भारत के कोने कोने में बोली जाती है और समझी जाती है। और भारत में हिंदी लगभग 70% जो है वो बोली वहाँ समझी जाती है। इसलिए हम राष्ट्रभाषा हिंदी को ही कहते हैं। इसके बाद है कि राज्य भाषा, ये तो हमारी होगी राष्ट्रभाषा। अब राज्य भाषा कौन सी है? राज्य भाषा का अर्थ होता है कि राज की भाषा। एक राज्य की कौन सी भाषा है? अर्थात जिस भाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज अर्थात कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। और जैसे कि पंजाब जो राज्य है, पंजाब में जो कार्य होता है वो पंजाबी में होता है, तो पंजाब की राजभाषा हम पंजाबी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है मातृभाषा।
क्योंकि राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई, और तीसरी है हमारे पास मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ होता है कि माँ के द्वारा प्राप्त की गई भाषा, क्योंकि जब बच्चा जो है सबसे पहले बोलना जो है वो अपने घर से सीखता है, माँ से बोल सीखता है, तो वहाँ पर वह कौन सी भाषा सीखता है, वो होती है मातृभाषा। जिस भाषा को बालक अपनी माँ या अपने परिवार के द्वारा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा में सबसे पहले बालक का परिचय क्या होता है। अगर किसी बच्चे को माँ या परिवार के लोग मराठी बोलते होंगे तो वह बच्चा मराठी होगा, अर्थात उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही बच्चे की मातृभाषा होगी। अब यहाँ पे है कि भारत की मान्यताएं प्राप्त भाषाएं कि कितने भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं, जिसमें संस्कृत, हिंदी, असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं आती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो तेजी से हो जाता है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न उठता है कि बोली किसे कहते हैं। एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाता है। बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक हो ही रहता है। बोली में ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोकगाथाएँ का सौंदर्य जो है वो देखा जाता है, और लिखित साहित्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का सौंदर्य बोली में प्रकट होता है। इस प्रकार क्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का जो विभाजन है वो है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये हैं हमारी बोलियाँ। उसके बाद आता है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना भी की जाती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा, ये 4 बोलियां हैं, किंतु इनमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। इसी कारण ये चारों उपभाषाएं हैं, क्योंकि भाषा वह होती है जिसमें हम साहित्य की रचना कर सकते हैं, साहित्य को लिख सकते हैं, परंतु जिन भाषाओं से हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते वो उपभाषा नहीं होती, वो उपभाषा कहलाती है। उसके बाद है भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा व बोली में ये अंतर है कि भाषा का क्षेत्र जो है वे विस्तृत होता है, जबकि स्थानीय रूप से होने के कारण बोली का क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत सीमित, भाषा के अपेक्षाकृत सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। भाषा का प्रयोग जो है वो सरकारी काम काजों में किया जाता है और बोली का प्रयोग जो है क्षेत्र विशेष में बोलचाल के लिए किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, कि यह विद्वानों द्वारा प्रत्येक भाषा लेखन के लिए अलग अलग ढंग से तैयार की गई है, अर्थात प्रत्येक भाषा की अपनी ही लिपि है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग करता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं का जो लिपि है वो रोमन है। पंजाबी की जो लिपि है वो गुरमुखी लिपि है। इसी प्रकार सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं। उसके बाद हमारे पास है कि साहित्य किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथय भंडार होता है। अथय में तो बहुत ज़्यादा भंडार होता है। यह पीढ़ियों से संचित होता है कि इसमें क्या है, अलग अलग पीढ़ियों के बारे में बताया जाता है। ये ज्ञान ही साहित्य है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है।
ज्ञान जो साहित्य जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य कौन सा होते हैं कि गद्य साहित्य में साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार प्रकट करते हैं। गद्य साहित्य में आता है कहानी आ जाती है, कथा आ जाती है, संस्मरण, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटिका आती हैं। और जो पद्य है, पद्य का होता है कि इसमें साहित्यकार जो है वो तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और इसमें पद्य साहित्य के अंतर्गत छंद, पन, सवैया, सौरठा, कविता, दोहा आदि आते हैं। कथा, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि भी आते हैं। और इसके बाद हमारे पास है भाषा एवं व्याकरण। भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की व्यवस्था हमारे भावों को आकार देती है। यदि भाषा की व्यवस्था बिगड़ जाए तो वह अपना अर्थ और भाव दोनों ही खो बैठती है। भाषा की व्यवस्था के अनुसार ही यदि हमारे मन में एक शब्द आता है, जैसे गाय, तो भाषा के इस व्यवस्थित शब्द से हमारे सामने अपने आप ही गाय की छवि अंकित हो जाती है। यदि भाषा की इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए, अर्थात गाय की जगह यगा लिख दिया जाए, तो हमारे मस्तिष्क में वह छवि कभी भी नहीं उभरती। अतः भाषा की व्यवस्था बहुत जरूरी है। जैसे व्यवस्था और अव्यवस्था का उदाहरण हमारे शब्द के साथ होता है, देखा गया है, वैसे ही वाक्य के साथ भी होता है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के कारण कार्य व्याकरण कहलाता है। इसी के माध्यम से भाषा की व्यवस्था में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण द्वारा ही भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसलिए भाषा की व्यवस्थित समझ के लिए व्याकरण पढ़ना जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान करवाने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। अब जो है व्याकरण जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के बीच में वर्णों की बनावट के बारे में, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, इस पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार में इसके अंतर्गत जो है विभिन्न शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उसकी उत्पत्ति, उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और वाक्य विचार में इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस पाठ में हमें जो पहला है भाषा किसे कहते हैं, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा जो है इसके 2 प्रकार के हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, तो उसे हम मौखिक कहते हैं। और जब लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये प्रश्न है कि बेटा कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हम कहेंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो हमने उसका उत्तर देना है कि 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं। इस प्रकार साहित्य के कितने प्रकार हैं, साहित्य के 2 प्रकार हैं, गद्य तथा पद्य। और व्याकरण के कितने भेद हैं, व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और इसी प्रकार हमारे इसमें और हम करेंगे कि इसमें कौन सी लिपियाँ के भाषा की जो लिपियाँ हैं, जैसे हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, वो है देवनागरी, पंजाबी भाषा की गुरमुखी और अंग्रेज़ी की है अपनी रोमन
और इसी प्रकार उर्दू की, हिंदी, देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ हैं। इसी प्रकार लिपि कैसे कहते हैं, भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा, अब समझ आया लेसन। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे। इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि ये लेसन जो है आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि हम 4th क्लास से इसी लेसन का पढ़ते आ रहे हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।